लेकिन देखो भाई जिस चोर है ना भाई लॉजिस्टिक वाला, उसने यहाँ से पार्सल को खोला है धीरे धीरे। और साथ में मेरे सामने देखो भाई ये क्या चीज़ है, ये जो देख रहे हो ना, ये एक बताने वाला हूँ कि आप में से बहुत सारे सेलर्स क्यों ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं या ये। हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है ना वो अपन नीचे से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नीचे शॉप पे और यहाँ पे थोड़ा इशू हुआ था। एक्चुअली शॉप का भी जैसे फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है और अपना इन्वर्टर का इशू हो गया, क्योंकि उसका बैकअप है ना भाई आधे घंटे के ऊपर मिलता ही नहीं। तो यहाँ पर इन्वर्टर वाले आ गए तो बैटरी चेक करनी है। बाद में मुझे पता है भाई आपको आज के ऑर्डर का काउंट भी देखना है। तो जैसे यहाँ का काम निपट जाएगा ना, फिर अपन जाएंगे ऊपर, पैनल चेक करेंगे। ऑलरेडी ऑर्डर्स जो है ना मैंने एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आज के दिन में हम कितने ऑर्डर्स डिस्पैच करने वाले हैं। टेक्नीशियन ने चेक कर ली बैटरी को, भाई बोल रहा है कि पानी कम था, तो पानी डाल के देखते हैं, थोड़ी लाइफ भी कम बची है बैटरी की। मे भी अगर इससे बैकअप आपको मिल जाएगा ना, मतलब आधे घंटे के अंदर ही पूरी बैटरी खत्म हो जाती है, इन्वर्टर पावर ऑफ हो जाता है। तो अभी देख लेते हैं, उसने पानी डाला है, बोलता है चला तो ठीक है, नहीं तो फिर नई बैटरी डालनी पड़ेगी। नई बैटरी डालनी पड़ेगी तो भाई फिर 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा बढ़ जाएगा यार। मतलब ये साल मेरे को खर्चे ही खर्चे मिल गए। अभी आ गए अपने वेयर हाउस पे, अभी फटाफट कॉफी पी लेते हैं, बाद में अपने ऑर्डर्स का काउंट देख लेंगे। हम आ गए हमारे पैनल पे। पेंडिंग में जो देख रहे हो आप 45 ऑर्डर, ये हमारे सुबह के रिसेंट ऑर्डर है, और जो हमें कल रिसीव किए, जो हम आज के दिन में शिप करने वाले ना, जो हमने एक्सेप्ट करके 148 ऑर्डर हम आज की तारीख में डिस्पैच करने वाले। ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि ना पिछले कुछ टाइम से ना हम स्टेबल ही नहीं रह रहे। हमारे ऑर्डर ना कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। हमारा जो फिक्स काउंट आना चाहिए ना 200 से 250 का हमारा फिक्स काउंट आना चाहिए, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। कभी हमें 120 आते हैं, कभी हमें 150 आते हैं, कभी इनकेस हमें 200 के पार भी आते हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए आते, विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ऐड के ऊपर थोड़ा स्पेंड कर देते। तो ये कांस्टेंट कैसे रखूँ, इसके लिए कुछ जुगाड़ सोच रहा हूँ। तो इसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ना ये साल में अपने को 300 के पार ऑर्डर डिस्पैच करने डेली बेसिस पे। तो देख लेते भाई कैसे होता है, क्योंकि इसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। ऐसे ही तो भाई 150 से 300 नहीं होंगे। तो अभी बचे अपने पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब सिर्फ 4 महीने बचे अपने पास। 4 महीने में अपने को 300 के पार ऑर्डर डिस्पैच करना है। पैकिंग भी अभी कंप्लीट होने को आ गई है। अभी मैं दिखा देता हूँ हमारी कितनी पैकिंग हुई है। ये देख लो गाइस, ये लगभग हमारी 80% पैकिंग यहाँ पे हो गई है। और साथ में मेरे सामने देखो भाई ये क्या चीज़ है, ये जो देख रहे हो ना, ये एक टाइम पे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट थे। मतलब हमारा जो रिटेल था ना, तभी हमने ये बहुत बेचे हुए। रिटेल में, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा होगा, रिटेल में सब कुर्तीज़ है, बहुत ज़बरदस्त बिकती थी तभी। लेकिन जब हमने हमारा बड़ा शोरूम बंद कर दिया ना, उसी के साथ ये माल भी अटक गया, पूरा वेस्ट हो गया। मतलब ये बिका भी नहीं। बाद में हमने रोड पे लगा के 200, 250 में घाटे में एक की खरीदी, 450 रुपये खरीदी के टॉप है, वो 200 रुपये में हमने निकालने की कोशिश की। तो लगभग कुछ माल निकला। ये थोड़ी से एक बॉक्स भर के माल बचा हुआ है, जो कि किसी काम का है नहीं। तो अभी कभी किसी टाइम अगर कोई सस्ते में लेने वाला रहेगा तो लॉट के भाव में निकाल। हमारे सभी पार्सल रेडी भी हो गए, और अभी भाई लगभग बच चुके 5:30। अभी ई-कॉम वाले भाई आ गए ई-कॉम की शिपमेंट पिकअप करने के लिए। ये देखो भाई, अभी यहाँ पे चल रही है स्कैनिंग, लेकिन स्कैनिंग से पहले कुछ अपने रिटर्न आए हैं। तो रिटर्न में एक पार्सल जो है ना, झोल वाला आ गया भाई। आरटीओ है, झोल वाला है। ये देखो भाई, ये जो पार्सल है हमने भेजा था, कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं, लेकिन बीच रास्ते में ही भाई इसके अंदर का सामान जो है ना चोरी हो गया। वो कैसे हो गया वो ये ई-कॉम एक्सप्रेस का पार्सल है। तो पार्सल हमने प्रॉपर पैक करके भेजा था, लेकिन देखो भाई जिस चोर है ना भाई लॉजिस्टिक वाला, उसने यहाँ से पार्सल को खोला है धीरे धीरे से। देखो खींच रहा है बराबर यहाँ से। ऊपर से ये बारकोड भी देखो भाई निकला हुआ है, बारकोड ये देख लो। पेस्टिंग देखो भाई, यहाँ पे थी अपनी, ये फिर से निकाल के फिर से ऊपर बारकोड चिपकाया हुआ है। यहाँ से भी देखो खुली हुई है। पार्सल के अंदर ना 101% बताओ भाई, कुछ भी नहीं है। कुछ किसी फटा हुआ कपड़ा रहेगा, पुराना घिसा पिटा कपड़ा रहेगा, और थैली रहेगी, बाकी कुछ भी नहीं है। पूरा नल्ला पार्सल है। फिर ऐसे ही स्कैम होता है। अभी ये ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ना आपको भी ऐसे पार्सल आते तो भाई डिनाई मत करना, रिजेक्ट मत करना, क्योंकि अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो वो आगे चल के डिस्पोज हो जाएंगे। डिस्पोज इन द सेंस फेंक दिए जाएंगे लॉजिस्टिक के थ्रू। तो आपको ये लेना है, लेकिन लेने से पहले जब इनकी पीओडी रहेगी, उस पीओडी के ऊपर आपको टेम्पर्ड मार्क करके लेना है। अगर आप टेम्पर्ड मार्क नहीं करोगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। वो टेम्पर्ड मार्क करना है, और बाद में आपको ओटीपी भेजेंगे ना, तो उसमें कंटेंट मिसमैच, सस्पेक्ट शिपमेंट, आउटर पैकेजिंग डैमेज, ऐसे जो भी रिलेटिव आपका रीज़न रहेगा ना, वो रिलेटेड रीज़न आपको वहाँ पे मेंशन करना है। और जब भी आप इसका क्लेम डालोगे तो वो क्लेम डालते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना, ताकि आपका आगे का जो क्लेम है ना वो रिजेक्ट ना हो सके। तभी आपको उस क्लेम को टेम्पर्ड सिलेक्ट करना है मीशो के अंदर। टेम्पर्ड पार्सल को टेम्पर्ड में ही क्लेम डालना है। यहाँ पे अपने डिलीवरी के भी पार्सल डिस्पैच हो गए। ये 1 और 2 गोनी भर के लोड है, ये सभी सक्सेसफुली डिस्पैच कर दिए। लेकिन आज भाई दिक्कत वाली ये बात है ना कि मेरा मूड ही खराब हो गया है। क्यों? इतने पार्सल तो हमने डिस्पैच कर लिए, लेकिन आगे देखो दिक्कत क्या हो गई है भाई। ये देखो भाई, ये क्या देखना पड़ रहा है आज भाई। इतने सारे रिटर्न भाई, परेशान हो गया हूँ मैं इस सब रिटर्न से।
मेरे को ना सिर्फ एक ही चीज से नफरत है भाई, ये रिटर्न आना बंद हो जाएगा ना जिस दिन ई कॉमर्स में, भाई हर अपना एक सेलर भाई सक्सेसफुल बिजनेस रन कर। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप में से बहुत सारे सेलर्स क्यों ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं, या ये भी आप कह सकते हो कि जो भी नए लोग आते हैं ना फ्रीलांसिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांसिंग में बिजनेस करते हैं, भाई वो अक्सर फेल क्यों होते हैं ज्यादातर। तो देखो सबसे पहला रीजन तो ये है कि वो जो अपने लिए जो ट्रैफिक सिलेक्ट करते हैं या अपने लिए जो कस्टमर सिलेक्ट करते हैं वो गलत वे से करते हैं। अभी इसका एग्जांपल मैं आपको एक जबरदस्त पावरफुल एग्जांपल दे रहा हूं। ये बंदा है ना, एक मैं आपको यहाँ पे ना आगे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। इस बंदे ने मेरे को भाई लगभग ना 5-6 बार मेल किया वीडियो एडिटिंग के लिए। उसने मेरी वीडियोस देखी, भाई को काम चाहिए था एडिटिंग का, तो उसने मेरे को 4-5 बार मेल में रिप्लाई दे दिया। तो भाई को मैंने रिप्लाई दे दिया, मैंने बोला ठीक है चलेगा, तो मुझे थोड़ा एडिटिंग करके बता। तो उसने मुझे वीडियो भेज दी एडिट करके, मुझे अच्छी लगी तो मैं बोला ठीक है चलो। मैंने उसको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया, बिजनेस वाला था वो शेयर कर दिया, और उसको बोला चलो अपन डिटेल में बात करते हैं। तो मैंने उससे बात करी, तो उसको मैंने पूछा कि भाई तू मेरी वीडियो को एडिट करने का पैसा कितना लेगा। तो आप गेस करो भाई, आपको क्या लगता है उसने कितना बोला रहेगा। मेरी नॉर्मली आपको पता है वीडियो 8 से 10 मिनट की मेरी एक लॉन्ग वीडियो रहती है, तो मैं बता देता हूं आपको, उसने मुझे बोला कि 1 मिनट का 500 रुपया लेगा। मतलब 1 मिनट की वीडियोस रहती है उसका 500, मतलब अगर मेरी 10 मिनट की वीडियो है तो 5000 रुपीज गाइज वो मेरी एक वीडियो के लिए वो एडिट करने के लिए। एक वीडियो बनाऊंगा ना तो भाई 500 रुपया भाई मेरा चार्ज करेगा। 20 वीडियो के हर महीने मेरे को 20 वीडियो लगेगी भाई, उसके हिसाब से 1 लाख रुपए मुझे उसे हर महीने सैलरी देनी पड़ती थी। भाई ये एक छोटी अमाउंट नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई बंदे ने हिसाब किस चीज का किया भाई। मतलब मेरे को पीच करने से पहले भाई उसने सोचा भी नहीं कि भाई मैं क्यारी मिनाटी थोड़ी हूँ जो तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। भाई मेरे को यूट्यूब हर महीने का भाई पे आउट नहीं दे पा रहा है, मेरे को यूट्यूब से इनकम नहीं हो रही है, और भाई तू मेरे पास से डिमांड कर रहा है 1 लाख रुपए की। हाँ मैं इसको भाई टारगेट तो नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं इसको, ये एडिटर अच्छा नहीं, हाँ उसकी एडिटिंग अच्छी थी, लेकिन भाई उसे सोचना चाहिए था अगर उसके पास काम नहीं है या फिर वो किसी क्रिएटर से काम मांग रहा है तो भाई उसे पता होना चाहिए कि भाई सामने वाला क्रिएटर के बजट क्या होगा, वो किस लेवल का क्रिएटर है। अगर मैं यूट्यूब से 10 लाख रुपए कमाता तो मेरे को दिक्कत नहीं थी भाई 50, 60, 80, 1 लाख रुपए देने में भी, लेकिन भाई मेरे को 10,000 यूट्यूब से नहीं मिल रहा और तू मेरे से 1 लाख रुपए डिमांड करे, तो इसको कहते हैं रॉन्ग टारगेटिंग। समझो, अगर ये कैरी मिनाटी को टारगेट करता तो अलग बात होती, लेकिन उसके लिए उसकी उतना मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए। यही एक बंदा नहीं है जिसने मेरे को पीच किया या जिसने मेरे को मेल किया, और भी कुछ 2-3 बंदे थे। एक ने तो भाई मेरे को शॉर्ट्स वीडियो जो रहते ना 30 से 40 सेकंड की, उसके भाई 1200 रुपए पर वीडियो के बोले। मतलब भाई बोलने मुंह खोलने के लिए भाई कुछ लगता ही नहीं है, हवा निकालो भाई 1200, 1500 जो मन में आएगा भाई ठोक दो भाई, मिले तो मिले, नहीं मिले तो भी क्या है भाई। ऐसी हालत हो गई है आज के भाई फ्रीलांसर की। इसलिए भाई मैं आपको ना खाली लर्निंग के लिए पर्पस के लिए बता रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ताकि अगर आप भी खुद का फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके पास काम नहीं है तो भाई ना मिनिमम अमाउंट चार्ज करो। आप देखो भाई सामने वाले बंदे की हैसियत है, उसको अफोर्डेबल है, आप कुछ भी बोलोगे तो आपको तो काम मिलेगा नहीं, तो भाई मतलब ही नहीं, दोनों का फायदा होना चाहिए। अगर आप उस बंदे का काम करोगे तो आपके पास भी कुछ पोर्टफोलियो हो जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस देगा, कहीं ना कहीं आपको प्रमोट करेगा। तो भाई काम ऐसे होता है। हाँ अगर मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सबको इतने कम नहीं करना चाहिए, अगर आपकी उतनी लेवल मेंटेन हो गई है और अगर आप प्रीमियम बन रहे हो, आपको प्रीमियम चार्ज करना है, तो भाई उसके लिए आपको राइट ट्रैफिक भी होनी चाहिए, राइट कस्टमर भी आपके पास होना चाहिए। तो आप राइट कस्टमर को पिच करोगे तो सही बात है भाई, आप 1 या 5 लाख भी चार्ज करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए भाई खुद का ब्रांड बनाना पड़ता है। अगर आपका खुद का ब्रांड बन गया तो भाई आपको मेरे जैसे छोटे क्रिएटर को पिच करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास तो खुद दूसरे ब्रांड आएंगे, भाई मेरे को सर्विस चाहिए। तो ये असलियत होती है भाई फ्रीलांसिंग की या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस की। ऑनलाइन बिजनेस का भाई एग्जांपल दूं ना, तो भाई अपन ऑनलाइन फेसबुक यूज करते हैं, अपन गूगल यूज करते हैं, तो आपने भाई कभी ना कभी तो फास्टैग की ऐड देखी रहेगी, या उस लेवल का कोई ना कोई ब्रांड की वॉच ब्रांड की ऐड देखी रही। क्या आपको कभी रोलेक्स की ऐड दिखी है ज्यादा करके? भाई दिखती है नहीं है, क्योंकि रोलेक्स को पता है उनका कस्टमर कौन है। भाई अपने को रोलेक्स दिखा कि अपन तो लेने वाले हैं नहीं 10, 15, 20 लाख की घड़ी, तो अपने को दिखेगी क्यों? इसी तरह अगर आपको भी ऑनलाइन काम करना है तो आपको आपका सही कैंडिडेट, सही कस्टमर पता होना चाहिए। आप उसे टारगेट करोगे तो आपकी सेल बनेगी, आपका भाई पोर्टफोलियो बनेगा और आपका जो टर्नओवर है वो ग्रो होगा। तो ये बातें भाई हमेशा ध्यान रखना। पहले हवाबाजी की बात करनी है या फिर 10 गुना ज्यादा रेट बता देंगे भाई, बाद में कम करेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है भाई, इससे काम। जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं ना भाई, उनके लिए भाई एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, धंधा कैसे बनता है ना वो भी आप थोड़ा समझ लो। देखो आप अगर डील कर रहे हो किड्स वेयर में, और किड्स वेयर में आपके पास एक बाबा सूट है जिसके आपको भाई बेचना है 750 रुपए का, और आप वो बेच रहे हो भाई, फोटो वीटो अच्छी बनाई है आपने, और आप बेच रहे हो मीशो के ऊपर। समझो मीशो के ऊपर आप 750 का बाबा सूट बेच रहे हो, और भाई बाद में उसके ऊपर ऐड भी लगाए, डेली का 500 रुपए बजट जा रहा है, क्लिक तो धड़ाल से आते, 1-1 लाख क्लिक्स आते, 1-1 लाख व्यूज आते, लेकिन भाई कन्वर्शन नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मार्केट प्लेस ही गलत है भाई। मीशो पे 750 का भाई कोई भी चीज बिकती नहीं। मीशो एक 3 टियर 4 टियर वाले, मतलब जो गांव विलेज वाले लोग हैं ना, यूपी एमपी यहाँ के जो लोग हैं ना भाई, वो लोग शॉपिंग करते हैं। मेन सिटी जो है ना, मतलब ऐसे मुंबई, यहाँ के लोग भाई बहुत कस्टमर, प्रीमियम कस्टमर मीशो के ऊपर कम है। वो कस्टमर आपको मिलेगा कहाँ पे? अमेजोन के मिलेगा। अमेजोन पे अगर आप 700 रुपए का भी ड्रेस बिकवाओगे ना तो आराम से बिक जाएगी, क्योंकि खाली आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। 750 का प्रोडक्ट बिक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब प्रीमियम कस्टमर आते हैं। उनका माइंड सेट बना रहता है कि अमेजोन से लेना है तो भाई ब्रांडेड ही लेना है, मीशो पे लेना है तो सबसे सस्ता ही लेना है। ये 2 माइंड सेट होते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर धंधा कर रहे हो तो ये 2 माइंड सेट होते ही होते।
हैं वो हिसाब से ही काम करना।